अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। Model Steel, model of strength. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मियाँ। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ही एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ हाज़िर होते हैं जिन्होंने अपनी डिपार्टमेंट में और अपनी सर्विसेज में एक आला मुकाम बनाया होता है। आज मेरे साथ बहुत ही एक लाहौर की हर दिल अजीज़ शख्सियत मौजूद है। दोस्तों के दोस्त हैं, बड़ा स्माइलिंग फेस होता है। जब भी मैं उनको देखता हूँ तो काफ़ी गम बुला देते हैं हम लोग, और बहुत अच्छी उनकी क्वालिटीज़ है। फूड लवर भी हैं और बाय प्रोफेशन, अगर प्रोफेशन की बात करें तो वो प्रोफेशन वाइज बहुत सीरियस प्रोफेशन से उनका तल्लक है। वो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है शेख जायद, गायनाकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, हम जानना चाहेंगे उनके ख्यालात, उनकी जर्नी। जी हाँ, आप जान गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर इकराम साहब की। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी मच। ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में आज आप हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर इकराम साहब। सर, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। बहुत सारी चीज़ें आपसे जानना है जिसमें आपकी स्मार्टनेस का राज भी है, और ये ऑलवेज जिस तरह से आप हंसते रहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर्स का हंसना कुछ समझ से बाहर है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइएगा अपनी जर्नी के बारे में, यानी कि ये कहाँ से सफ़र स्टार्ट होता है और आज आप अल्हम्दुलिल्लाह शेख जायद हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और गायनाकोलॉजिस्ट होना एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी मेल का होना पाकिस्तान में, ये थोड़ा सा बड़ा सीरियस समझने से बाहर है। थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा। जी, मैं बेसिकली जो है वो फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो जो अर्ली एजुकेशन है वो सारी फैसलाबाद से है। डिवीज़न पब्लिक स्कूल जो फैसलाबाद है वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एफएससी की। ओके। और एफएससी के बाद फिर मेरा 88-89 में मेरा एडमिशन जो है वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हो गया। वहाँ से मैंने अपनी जो है वो ग्रेजुएशन की एमबीबीएस की। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप गायनाकोलॉजिस्ट कैसे बन गए। मेरी शुरू से मैं एक पढ़ने वाला बच्चा समझा जाता था, पढ़ाकू बच्चा। लेकिन मैं वो इस तरह का नहीं था कि बिल्कुल वो किताबी कीड़ा नहीं थे यार, इस तरह का नहीं था। लेकिन मैं पढ़ने वाला बच्चा था, और लेकिन साथ साथ मैं स्पोर्ट्समैन बहुत ज़्यादा था। अच्छा। हाँ जी, मैंने हर स्पोर्ट्स जो है वो तक खेली है, लेकिन मैं ज़्यादातर जो थी वो फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन, ये मेरे ज़्यादा चीज़ें खेली हैं। डिवीज़न पब्लिक स्कूल मैं फुटबॉल टीम का कैप्टन भी रहा हूँ, और वो भी जिस वक्त मेरा डिवीज़न पब्लिक स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ तो उन्होंने एक रिसेस का एक टाइम होता था, उसमें उन्होंने फ़ुटबॉल दे दिया और वो खेलना शुरू हो गए। वो जिस वक्त मैंने थोड़ा सा खेला तो उन्होंने कहा जी आप तो टीम में होंगे, खेलेंगे। तो मेरे बड़े भाई जो हैं वो फादरली फिगर हैं, उन्हीं की वजह से हम आज तक जो भी आगे किया है वो उनकी वजह से किया है। तो उन्होंने कहा कि यार तुम अगर, उन्होंने कहा कि शाम को आके ना तो घंटे 1.5 घंटे की प्रैक्टिस किया करें। उन्होंने मुझे कहा, मुझे डर था, मैंने कहा भाई ने कहना कि यार तुम पढ़ना कोई नहीं, तुमने यार ये जो है ये स्पोर्ट्स में लग जाना है। तो मैंने डरते डरते उनको बताया। उन्होंने कहा नहीं वही बात, उन्होंने कहा कि आपने तो नहीं स्पोर्ट्स में नहीं आपने जाना, तो आपने तो पढ़ना है। तो वो गए, उन्होंने हेड मास्टर जो थे हमारे उनसे बात की। उन्होंने कहा जी कि आपका बच्चा या तो स्कूल में पढ़ेगा, अगर पढ़ेगा तो स्पोर्ट्स भी खेलेगा, नहीं तो नहीं खेलेगा। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। ठीक है, ओके। फिर मैं उसमें फिर हो गया। फिर मेरा जब रिज़ल्ट आया उसके बाद हम
वो स्कूल जो DPS था वो डिफरेंट जगह के ऊपर जाया करता था। लाहौर में भी डिवीज़न आते थे, फिर इंटरसिटी, फिर डिफरेंट हम कैडेट कॉलेज रजमक गए, हैदराबाद गए, तो वहाँ के ऊपर फिर होता था। जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं क्लास में फ़र्स्ट भी आ गया, क्योंकि मैं वहाँ के ऊपर रिसेंटली गया था, मैं प्रीफेक्ट भी बन गया और मैं फिर स्कूल की टीम का कप्तान भी मैं बन गया। इस तरह से स्पोर्ट्स में था। जब अर्ली था तो मेरा कोई डॉक्टर या इस तरह का मेरा कोई एम नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था और मैं जो है ना चीज़ों को बड़ा परफेक्ट देखना की आदत है, तो मेरा ये था कि मैं आर्मी में जाऊँ या मैं इस चीज़ में जाऊँ जहाँ पे बड़ी परफेक्शन और इस तरह की चीज़ हो। लेकिन जिस वक्त वो मेरे बस बड़ों का ये था कि डॉक्टरी की तरफ चले जाएँ, तो वो मेरिट हुआ तो मेरा यहाँ पे ऊपर MBBS में दाखिला हो गया। और MBBS में और उससे पहले भी मैं मतलब ये होता था कि क्लास में फर्स्ट सेकंड मेरी कभी ऐसी नहीं हुई थी। जो मेरे MBBS के जितने भी प्रोफेशनल हैं हमारे, उसमें वो फर्स्ट अटैम्प्ट में और अच्छे ग्रेड के साथ मेरे पास थे। लेकिन फाइनल ईयर में क्या हुआ कि मेरी गायनी ऑप्स में सप्ली लग गई। अच्छा। अब वो भी एक आगे कहानी है कि वो लग कैसे गई, क्योंकि वो मेरे हर सब्जेक्ट में मेरे फर्स्ट डिवीज़न थी, लेकिन उसमें मेरी अनफॉर्चुनेटली गलती की वजह से जो है, लेकिन वो अल्लाह ताला की कहते हैं ना हर चीज़ में बेहतरी होती है, तो वो मेरी सप्ली लग गई। उसको मैंने ज़्यादा जब पढ़ा तो उसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, उसी में मैंने पार्ट 1 कर लिया। मेरा एक दोस्त था वो ऑलरेडी एक गायनी में था, उसने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया कि नहीं ये बड़ी अच्छी स्पेशलिटी है और इसमें बड़ा आगे स्पेस है, स्पेशली जेनेटिक्स में और आगे उस तरह की चीज़ों में। तो मेरा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो गया और फिर मैंने पार्ट 1 किया और मैं जो है वो पार्ट 1 करने के बाद इधर शेख ज़ैद हॉस्पिटल में मेरी अपॉइंटमेंट हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो वहाँ के ऊपर प्रोफेसर सईद साहब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बड़ा नाम था। हाँ जी, वो मेरे टीचर भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं इसमें मेरी ट्रेनिंग में कि उनसे मैंने बहुत ज़्यादा आज आप ये समझ लें कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अगर गायनी ऑप्स के रिलेटेड तो वो उनकी काविशों की वजह से हूँ। उनकी हर चीज़ में, उनकी डिसिप्लिन में बहुत बड़ा नाम है, और उनकी सर्जरी और उनकी सारी चीज़ों में। तो वो फिर मैंने उन्हीं से उधर से ही मैंने ज़्यादातर ट्रेनिंग हुआ, मतलब रही वहाँ पे ट्रेनिंग हुई। उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी जो है वो 2001 में मैंने MCPS FCPS किया और उसके बाद फिर मेरे शालामार हॉस्पिटल में थोड़ी देर में एज ए सीनियर रजिस्ट्रार काम किया। फिर मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ तो थोड़ी देर ही वहाँ पे काम किया, उसके बाद दोबारा मैं वापस आ गया। और फिर मेरी 2002 में शेख ज़ैद हॉस्पिटल में ही मेरी सीनियर रजिस्ट्रार एज ए जो है वो अपॉइंटमेंट हुई और उसी इंस्टीट्यूट में जहाँ के ऊपर मैं पहले दिन गया था। और मैंने गायनी ऑप्स जो हाउजर भी नहीं की हुई थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये गायनी ऑप्स होती क्या है। वहाँ से ट्रेनिंग शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर पिछले कोई 5 साल से हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ और एज ए प्रोफेसर उसी इंस्टीट्यूट में हूँ जहाँ पे ऊपर मैं जिसे स्टार्ट लिया था। बहुत बड़ी बात है, एक ही इंस्टीट्यूट में जहाँ से आपने स्टार्ट लिया वहीं पर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो है वो गायनी ऑप्स में जो है कोई भी सर्जरी हो, कोई एंडोस्कोपिक सर्जरी है, इनफर्टिलिटी के रिलेटेड है, कैंसर सर्जरीज़ हैं, तो वो सारी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं। और जो हमारा शेख ज़ैद हॉस्पिटल है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है जिसमें कि ऑब्स्टेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और गायनोकोलॉजिकल इंक्लूडिंग ऑन्कोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ के ऊपर हम डॉक्टर साहब ये ऑब्स्टेटिक्स क्या है, इस पर थोड़ा सा बताइएगा। जी, इसमें ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी ये बेसिकली एक ही वर्ड, ये एक ही वर्ड, 2 वर्ड हैं, लेकिन मतलब कि ये स्पेशलिटी जो है ना ये ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी होती है। ऑब्स्टेटिक्स है बेसिकली रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ऑब्स्टेटिक्स कहते हैं, और गायनोकोलॉजी होते हैं जो अदर जो है वो पेल्विक की प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज़ होती हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम गायनोकोलॉजी कहते हैं। तो ये ऑब्स्ट्रिशियंस एंड गायनोकोलॉजिस्ट बेसिकली होता है, लेकिन जहाँ के ऊपर एज ए जनरल गायनोकोलॉजिस्ट ही हम टर्म यूज़ करते हैं। तो माशाल्लाह आप बता रहे हैं कि लास्ट 5 ईयर से आप यहाँ पर ही जब से यानी कि हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की है शेख ज़ैद में ही आप अपॉइंटेड है और काम कर रहे हैं। और ये बहुत कम लोग जानते होंगे शायद कि डॉक्टर साहब की मिसेस भी डॉक्टर हैं, वो डेंटिस्ट हैं, तो ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है, वो डेंटिस्ट हैं और अब गायनी के लोग तो ये क्या लोग ये कहते हैं कि उलट कम्बिनेशन है लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद अगर मैं गायनी ऑप्स ना करता तो मैं इतना कामयाब ना होता जितना मैं गायनी ऑप्स में हूँ।
गायनी ऑप्स जो है वो बहुत अच्छी स्पेशलिटी है, उसमें बड़ा मार्जिन है, उसमें हमारे यहाँ के ऊपर जैसे पूछते हैं ना कि आप बीइंग मेल आप क्यों चले गए गायनी। हाँ, एक रिकमेंड नहीं किया जाता, रिकमेंड नहीं नहीं किया नहीं, जाता। उसकी वजह रीज़न भी ये है कि हमारे जो दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हमारे एशियन है यहाँ के ऊपर, स्पेशली जो मुस्लिम है ये कंट्रीज़ हैं या एशिया जो है, इसमें ज़्यादातर जो फीमेल हैं वो इसमें इसको समझा जाता है कि वो उनका फील्ड, वो इस वजह से कि जो फीमेल होती हैं दे आर मोर कंफर्टेबल हमारे यहाँ के ऊपर, थोड़ा सा वो एक कॉन्फिडेंशियल सी चीज़ भी होती है और प्राइवेसी भी होती है, तो वो ज़रा प्रेफर करती हैं टू डिस्कस देयर इशू टू दी फीमेल। तो जिस वजह से यहाँ के ऊपर फीमेल हैं, अदरवाइज कहीं अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दुनिया में वहाँ के ऊपर ज़्यादातर मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो एक तो मैंने ये कहा कि जिस वक्त मेरी वो सप्ली लगी वो उसमें उसकी वजह से मैं इसी में आ गया, और लेकिन इसके बाद ये जो गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी है, दैट इज़ वेरी टफ स्पेशलिटी, इस सेंस में कि हमारे टीचर कहा करते हैं कि ऑब्स्टेटिक्स स्टार्ट्स एट नाइट एंड एंड्स एट नाइट। तो क्योंकि ऑब्स्टेटिक्स का कोई पता नहीं होता कि किस वक्त 24 आवर में, तो दिस इज़ वेरी डिमांडिंग बेसिकली स्पेशलिटी। तो उसमें मेल के लिए फिर भी शाम को रात को ये सारी चीज़ें करना ज़्यादा थोड़ा सा इजी है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, जिसको हमारे अगर वो फीमेल को एज ए फीमेल डॉक्टर्स ज़्यादा समझा जाता है तो उसको हमारे यहाँ माशरे में उसको उसके ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को भी उसने देखना है, घर का काम भी उसी ने करना है, कुकिंग भी उसी ने करनी है। ये चीज़ें जब उन्होंने करनी है तो उनके लिए फिर ये सारी चीज़ें साथ ये स्पेशलिटी में फिर रात को भी जाना और ये सारी चीज़ें बड़ा टफ हो जाता है, टफ जॉब है। तो इस वजह से इट इज़ वेरी टफ जॉब फॉर फीमेल्स। और इसमें जो है वो मेरे नज़दीक यही है कि इसमें इस स्पेशलिटी को प्रोग्रेस करने के लिए इसमें ज़रूरी है कि कम्बिनेशन हो, मेल भी हों फीमेल भी हों, ताकि इसको आगे लिया जा सके, इनोवेटिव हो सके। ऑब्स्टेटिक्स ज़्यादातर जो है वो फीमेल ज़्यादातर उनके पास लोग जाते हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आप समझें कि हमारे यहाँ के ऊपर जो है वो मेरी अगर प्रैक्टिस देखें तो 80-90% जो है स्टिल ऑब्स्टेटिक्स होती है। ऑब्स्टेटिक्स जो हमारे ट्रीटेड पेशेंट होते हैं या रीडूज सर्जरीज होती हैं इस तरह की हैं, तो वो दे प्रेफर टू कम। तो इस वजह से कोई ऐसी हेजिटेशन या इस तरह की चीज़ नहीं होती। और मुझे स्पेशलिटी में मैं 1997 में मैंने ज्वाइन किया था शेख ज़ायद हॉस्पिटल, 1 जनवरी 1997। तो 2020 तो आप समझिए 23 ईयर्स तो मुझे हो गए हैं यहाँ इस स्पेशलिटी में। 2002 में मैंने ज्वाइन किया एज ए सीनियर रजिस्ट्रार, तो 2018 ईयर्स मुझे एज पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ के ऊपर हो गए हैं मेरी एज ए सिलेक्शन के बाद। तो वो ये सारा जो है वो सिलसिला है। चलें जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर इकराम साहब हमारे साथ है और बहुत अच्छा लग रहा है उनसे बात करके। इस वक्त हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वो अवॉइड करते हैं कि कोई टेस्ट भी करवाया जाए या इस तरह की चीज़ें। बाकी हमारे माशरे में ये बिल्कुल आपकी जैसी रियलिटी है ना कि जी वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इकराम साहब हैं जो कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट गायनेकोलॉजी में शेख ज़ायद हॉस्पिटल। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आजकल ये जो गायनी का इश्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जबकि पहले ऐसे नहीं था। इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आ रही है, लड़कियों में भी लड़कों में भी, जिसको हम इनफर्टिलिटी भी कहते हैं। ये क्यों इतना एडवांस रेट इसका क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह है, आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा लोगों को गाइड कीजिएगा प्लीज़। असल में इनफर्टिलिटी मीन्स के इनएबिलिटी ऑफ ए कपल टू हैव अ बेबी। तो उसमें अब बाय डेफिनेशन ये होता है कि 1 साल तक अगर न्यू कपल जो है वो उसमें अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो हम उसे कहते हैं कि इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और तो उसमें तकरीबन अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो तकरीबन जो फर्स्ट 6 मंथ में 50% ऑफ द कपल जो है वो कंसीव कर जाते हैं। ठीक है। फॉर अनदर 3 to 4 मंथ अनदर 20 to 30% जो है वो कंसीव कर जाते हैं। तो 1 ईयर के बाद तकरीबन जो इंसिडेंस है दैट इज़ अराउंड 10 to 15% कपल वो होते हैं कि जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो जाती इन स्पाइट ऑफ कि वो इकट्ठे रह रहे हैं और उनमें कोई ग्रासली कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो वो जो 10 to 15% है उनको फिर हमें इन्वेस्टिगेट करते हैं हम
कि भी क्या रीज़न है कि वो नहीं हो सकते। उनमें मेल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, 30 to 40% ऑफ द केसेस में मेल में काज होती है, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली मेल जो हैं वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन बच जाती है, थोड़ा सा ऐसे सारा इल्ज़ाम लड़की पर आ जाता है, देते हैं और ये कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, वो इसको हर्ट हो जाती है। वो एक सिंपल टेस्ट भी करवाने के लिए तैयार नहीं होते, वो समझते ही है कि उनकी मर्दानगी के ऊपर कोई चैलेंज हो रहा है, कोई इस तरह की, स्पेशली पंजाब सोसाइटी में, हमारे यहाँ पे सोसाइटी में। तो उसमें मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि 40% के करीब मेल में हो सकता है, और उसके अलावा फिर फीमेल में रीज़न हो सकती हैं क्योंकि प्रॉब्लम हो। हमारे जहाँ के ऊपर अब जो ज़्यादा कॉमन जो चीज़ हो रही है, एक तो ये कि हमने वक्त के साथ साथ देखा है कि मेल में प्रॉब्लम भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा फीमेल में भी बढ़ रहे हैं, और स्पेशली हम उसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, और उसमें जो है वो ओवुलेशन नहीं होती, अंडेदानी में जो अंडा बनता है वो नहीं बनता। तो वो स्टेटिस्टिकली उसमें कुछ इस तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जिसके ऊपर आजकल की रिसेंट रिसर्च के मुताबिक, तो उसमें और फैक्टर्स भी हैं कि जिसमें डाइट फैक्टर्स भी आ जाते हैं, लाइफस्टाइल उसमें काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे अनफॉर्चुनेटली अब जो स्टाइल हो गया, लाइफस्टाइल वो बड़ा सेडेंटरी सा हो गया है, जिसकी वजह से वो फिज़िकल एक्टिविटी और दूसरी चीज़ें कम होती हैं, प्लस जो हमारा जो फास्ट फूड और इस तरह की जो जंक फूड है उसकी वजह से इंसिडेंस इज ऑन द राइज। तो वो फिर हमें ये मेन एक दो रीज़न ये हैं, इसके अलावा फिर और रीज़न होती हैं, फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप पहुँचने के लिए। और उसमें फिर आज वक्त के साथ साथ काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें आ गई हुई हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी और आगे इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये है कि स्टेप वाइज जो है वो देखना चाहिए। और मैसेज यही है कपल्स को, या एज ए जनरल मैसेज यही है कि अगर तो कोई ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे पीरियड्स का कोई प्रॉब्लम है या हार्मोन्स का लड़कियों में आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जी, तो फिर अर्ली आप अपने डॉक्टर से रजू करें ताकि वो राइट टाइम के ऊपर उसको एडवांटेज कर दे। लेकिन अगर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अल्लाह की तरफ से ही लग रहा है, तो फिर आप 1 ईयर तक आप वेट कर सकते हैं एंड देन इन्वेस्टिगेट। लेकिन डॉक्टर साहब 1 ईयर तक अमूमन दुनिया का अगर विजिट करे, मैं खुद उसका पार्ट रहा हूँ, 1 ईयर तक तो हनीमून पीरियड कहलाता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ तो थोड़ा सा उलट है, यहाँ पर तो घर में जो माँ है आपकी, यानी लड़की की सास होगी, जो लड़के की माँ होगी, उसकी तरफ से बड़ा प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि बेटा आप आए हो, हमें तो एक पोता चाहिए या पोती चाहिए जी। तो वो अपने लड़के को ब्लेम नहीं कर रहे होते। हालांकि आवली बात कि इस वक्त अगर हम परसेंटेज वाइज डॉक्टर साहब करें तो कितने % चांसेस है कि लड़के में इनफर्टिलिटी का ज़्यादा यानी कि होंगे चांसेस बनिस्बत या एज़ कम्पेयर टू लड़की? मैंने बताया ना कि अगर आप ऑन दी राइज है, क्योंकि इन्वेस्टिगेट जब हम करते हैं तो मेल में काफ़ी ज़्यादा फैक्टर मिलता है, लेकिन एज ए होल जैसे मैंने पहले भी बताया कि 40% दैट इज़ अ वेरी बिग परसेंटेज, कि 40% चांस ये होते हैं कि मेल में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। तो और एक सिंपल सीमन एनालिसिस से काफ़ी ज़्यादा हमें गाइड मिल जाती है। बाकी तो और हिस्ट्री सारी चीज़ें होती हैं और हम चीज़ें देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मेन ये चीज़ है कि 40, क्योंकि इट्स अ बिग चंक, 40% चांसेस होते हैं। और यहाँ वही तो मैंने पहले भी जैसे बात की कि मेल जो हैं वो दे आर वेरी रिलक्टेंट, वो अवॉइड करते हैं कि कोई टेस्ट भी करवाया जाए या इस तरह की चीज़ें। बाकी हमारे माशरे में ये बिल्कुल आपकी जैसे रियलिटी है ना कि बड़ा प्रेशर होता है ना, दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से प्रेशर होता है। जो वालिदैन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो अपनी जगह एक परेशान होते हैं, वो पीर फकीर का सिलसिला भी शुरू हो जाता है फिर बहुत ज़्यादा। वो तो अभी वो जो एक अलग से चीज़ें शुरू हो जाती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहला दूसरा महीने के बाद ही जो है ना वो रिजल्ट चाहिए होता है, वो शुरू हो जाता है काम के इस तरीके से। तो लेकिन यही है कि साइंटिफिकली यही है कि अगर कोई रीज़न नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एटलीस्ट जो है वो 1 ईयर वेट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी कोई इश्यूज हैं तो देन अर्ली जो है अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए ताकि वो देखा जाए कि कोई क्या प्रॉब्लम है। उसमें आप एक टेस्ट कराते हैं, ये जो बता रहे थे आप, ये तो मेल में हो गया ना, फीमेल में भी कोई टेस्ट है ऐसा जिसमें मेन जो चीज़ें हैं ना, वो जाहिर है कि हम हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री नहीं, मेल और फीमेल की एक जनरल हिस्ट्री होती है जिसमें हम स्टेप वाइज चीज़ें पूछते हैं, जिससे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं, की तरफ पहुंचते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो फिर हम हिस्ट्री लेके फिर जो है वो, लेकिन मोटी मोटी जो इन्वेस्टिगेशन है ना उसमें 2-3 एक चीज़ मेल में तो मेन जो चीज़ है वो सीमन एनालिसिस सबसे पहले, ठीक है। अगर कोई और इशू नहीं है तो सीमन एनालिसिस एक बेसिक वो है। दूसरी जो फीमेल में है उसमें 2 से 3 चीज़ें होती हैं जो हम ग्रासली देखते हैं। एक ये होती है कि
ओवुलेशन हो रही है या नहीं हो रही Okay. ठीक है, उसके काफ़ी ज़्यादा चांस है, 30% के करीब एन ओवुलेशन या जिसमें ओवुलेशन नहीं होती वो चांसेस होते हैं, तो वो देखते हैं कि ओवुलेशन हो रही है या नहीं हो रही। और सीमन एनालिसिस ठीक है, और आपस में कोई मिलने की सलाहियत ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये दो तीन बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद फिर हम आगे से आगे चीज़ें देखते हैं। अगर देखते हैं कि अगर तो कोई हिस्ट्री में ऐसी चीज़ है या नहीं हो रही, तो फिर हमें ट्यूब्स जो होती हैं, फ्लोपियन ट्यूब जिसे हम कहते हैं, वो भी हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर और भी डिजीज़ होती हैं, फिर आगे से आगे फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन 2-3 बेसिक चीज़ें होती हैं जो हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद मेल का सीमन एनालिसिस और फीमेल के लिए जो है वो उसका ट्यूब्स का ठीक होना और ये ज़रूरी है, और ओवुलेशन होना, तो उसके कुछ टेस्ट होते हैं, वो चीज़ें देख लेते हैं। इसके अलावा अगर हिस्ट्री हमें कोई एग्जामिनेशन हमें कोई चीज़ें कोई गाइड करे, तो फिर हो सकता होता है कि हम एडवांस और भी कोई टेस्ट कर सकें। लेकिन ये बेसिक टेस्ट हैं जो कि करने ज़रूरी होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, इसमें जैसे आपने कहा लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें डाइट भी आ जाती है, जंक फूड भी आ जाता है, स्मोकिंग भी आ जाती है, देख रहे हैं एडिक्शन वगैरह किसी चीज़ की होना। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह का लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए जो कि जिसमें ये गाइनीज़ की प्रॉब्लम्स लड़कियों में, मैंने देखा है डॉक्टर साहब अमूमन आजकल यानी कि हमारे यहाँ बहुत अर्ली शादियाँ हो जाती हैं, लड़कियों के माँ बाप की ख्वाहिशात पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं उनमें। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं, बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए शादी का, और लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए ताकि गाइनीज़ की प्रॉब्लम्स ना हो? जी देखिए, जो टाइमिंग है वो एट लीस्ट जो है मेरे जो है ना अपनी साइंटिफिक जी हाँ, वो एट लीस्ट 18-20 से पहले तो शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी डेवलपमेंट होती हैं फीमेल में जो कि पूरी हो जाएं, उसके बाद इस तरह ज़रूरी, हो। बिल्कुल। तो एक तो ये है, तो और दूसरा बात ये है कि जो लाइफस्टाइल जो चीज़ें हैं उसमें वक्त के साथ साथ अब हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। पहले ये होता था कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, आपने देखा होगा बचपन में सारे बच्चे बच्चियाँ वो खेलते बहुत ज़्यादा थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो भी अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंसेस भी हुए, कोई दहशतगर्दी का प्रॉब्लम हो गया, कोई और चीज़ें इस तरह की हो गई, हमारे फाइनेंशियल भी आजकल तो बच्चे जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो गए। उसके बाद ये जो मोबाइल और ये चीज़ें आ गई, गैजेट्स, वो अब उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई। उसके बाद आ जाती है दूसरी कि आपने जैसे होता था कि फ़िज़िकल एक्टिविटी घर में काम भी करते थे, बच्चियां भी काम करती थी, वो भी अब कम हो गई हैं। फिर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज के लिए ये कि जो है कोमोड टाइप आ गए जिसमें पेल्विक की कम होती है, जो सिटिंग टाइप होता था वो बेटर था एज़ कम्पेयर टू से। लेकिन उसके साथ साथ ये कि अब देखें ना, बच्चे लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ठीक है, एक जो नॉर्मल जो एक फिजियोलॉजिकल एक चेंजेस होनी होती है वो डिस्टर्ब होती हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी और ये सारी चीज़ें, फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती है। फूड आप देख लें तो वो फूड हेल्दी फूड है सच नहीं होता, बहुत ज़्यादा जंक फूड का बहुत चीज़ें आ गई। तो वो ये 2-3 मेन फैक्टर्स हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी और ये डाइट फैक्टर, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ओबेसिटी के, आपने हिर्सुटिज्म आप कहते हैं कि जो बाल आ जाते हैं फीमेल के ऊपर, मोटापा होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद पीरियड्स जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, इस तरह के सिम्टम्स होना शुरू हो जाती हैं। और ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम होना शुरू हो गई है। और इसी तरीके से डायबिटीज़ का इंसिडेंस भी ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो हो गया। इसी तरीके से जो मेल हैं उनमें भी यही फैक्टर्स, एक तो डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें, उसके बाद जो है वो स्मोकिंग और ये जो चीज़ हैं, ये भी अब हमारे माशरे में ये जो बच्चे नए हैं उनको वो बड़ा ज़रा थोड़ा सा समझते हैं कि ये एक बड़ी कोई शायद मर्दानगी की एक अलामत है, जो हम देख के दिखाए फैशन बन गया है, फैशन, तो वो बड़ा बैडली इफ़ेक्ट करता है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी लाइफस्टाइल है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें बल्कि बड़े मैस लेवल के ऊपर जो है ना, इसके ऊपर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी ये एजुकेट करना चाहिए बच्चों पेरेंट्स को, कि एक तो ये कि फ़िज़िकल एक्टिविटी और डाइट और ये फैक्टर्स इनको इम्प्रूव किया जाए, और बच्चों को राइट टाइम के ऊपर जो है सुलाया जाए। और मैं तो इसके बारे में बड़ा स्ट्रिक्ट है, मैं बच्चों के बारे में कि रात को बस 10 बजे या 11 बजे से ज़्यादा नहीं करना, बल्कि जिस वक्त स्कूल जाना होता थे रात के 9 o'clock
ऑफ सारा कुछ। सुबह के टाइम उठें, अर्ली मॉर्निंग उठें, स्कूल का जाना और ये सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ हार्मोन जो हैं वो मैक्सिमम जो है ना वो रिलीज़ होते हैं बिटवीन 11 o'clock एंड 4 o'clock। ओके, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है, नींद के लिए भी, आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी की रीबिल्डिंग के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। और हमने देखा कि हम बिल्कुल उसके उलट चलते हैं, 3-3, 4-4 बजे तक सोते नहीं हैं, और वो जो नींद होती है वो आपकी कंफर्टेबल नींद भी नहीं होती, और आपकी बॉडी के ऊपर उसके बैड इफेक्ट होते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एज वेल एज, और ये भी एक इनफर्टिलिटी का एक जरिया है। बिल्कुल, और इसके रिलेटेड ये इससे काज ऑफ इनफर्टिलिटी, क्योंकि वो इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे होते हैं बॉडी को, और उसी से फिर आगे जो है वो ओवुलेशन हो गई या स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई मेल में, उसको अफेक्ट करते हैं और उसके प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने, स्पेशली अगर चले हम पंजाब या शेख जायद हॉस्पिटल की बात करें, गायनी के शोबे में कहाँ तक एडवांस तरक्की की है? यानी कि क्या इजादात या क्या कह सकते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं इस बड़ी सेंसिटिव यानी ये इशू होता है जो? देखिए, पाकिस्तान में एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमारे चीज़ें चलती हैं, तो उसमें अब बहुत सारी चीज़ें आगे से आगे स्पेशलिटीज़ में आ गई हैं, पेरिनोटोलॉजी आ गई है, इंटरवेंशनल चीज़ें आ गई हैं। लेकिन हम शेख जायद हॉस्पिटल की अगर बात करें तो उसमें हम बेसिक तो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, और उसमें जो है वो हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो, बल्कि हम पायनियर हैं शेख जायद हॉस्पिटल। अच्छा। पाकिस्तान में पायनियर है। मेरे टीचर जो हैं डॉक्टर सईद साहब जो हैं, ही इज़ मतलब पायनियर इन एंडोस्कोपिक सर्जरी, और मैंने उसी के साथ काम किया और उन्हीं से सीखा है सारी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। वो हो गई एज वेल एज गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिकल सर्जरी, कैंसर सर्जरी। कैंसर सर्जरी में भी प्रोफेसर सईद साहब जो हैं, ही इज़ वेरी एक्सपर्ट, तो वो उनके साथ काम किया उसके हिसाब से भी, और लैंडोस्कोपिक सर्जरी के हिसाब से भी। तो हमारा जो है वो जो शेख जायद हॉस्पिटल है वो उसी लेगेसी को हम लेके चल रहे हैं, और हम हर किस्म की कैंसर सर्जरी और इसके साथ जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो ऑब्स्टेट्रिक्स है हमारा, वो भी हम पायनियर हैं शेख जायद हॉस्पिटल इन ऑर्गेनाइज्ड एंटीनेटल केयर, क्योंकि हमारा एक बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है। हम अपने पेशेंट्स की बुकिंग करते हैं, उनकी स्क्रीनिंग आउट करते हैं वेरी स्टार्ट डे से, और उनकी स्क्रीनिंग करते हैं जो कि एबनॉर्मलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनको लेके चलते हैं। और उसमें क्योंकि एंटीनेटल केयर ही सबसे बेहतरीन, क्योंकि एंटीनेटल बेसिकली केयर क्या है, टू फोर्स ही पहले ही डिटेक्ट करना कि इनमें ये रिस्क फैक्टर है, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर प्रॉब्लम किसी वक्त डेवलप होना शुरू होता है उस वक्त इंटरवेंशन की जाए फॉर द सेक ऑफ द सेफ्टी ऑफ द मदर एज वेल एज फॉर द बेबी। तो वो हमारा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एंटीनेटल सिस्टम है, और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हमारे पास क्योंकि एक यूनिट है और हमारे पास लिमिटेड बेड्स हैं, तो उसके बावजूद हमारे पास इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि शेख जायद हॉस्पिटल में फिर भी फैसिलिटी जो है दूसरे हॉस्पिटल से बेहतर है। कम्फर्टेबल, एक तो सेंट्रल एयर कंडीशन है, बेड्स अंदर से सफाई, और ये बड़ा जहाँ हमने देखा होगा हमारा गायनी डिपार्टमेंट कि हम एक तो साथ किसी को रहने नहीं देते, जिसकी वजह से यानी आप खुद केयर करते हैं? जी, केयर करते हैं। हमने एक्स्ट्रा स्टाफ रखा हुआ है उसके लिए, वो सारी जो बड़ी होती है, और इसके साथ हम क्लीनिनेस, उसके हाइजीन, उसका बड़ा ख्याल करते हैं। और शेख जायद हॉस्पिटल में ये समझा जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे, हालांकि यहाँ के ऊपर पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं होते जनरल पेशेंट के, और उनमें डाइट भी, उनको सुबह नाश्ता भी दिया जाता है, दोपहर का खाना भी दिया जाता है, शाम की चाय भी दी जाती है, रात का खाना भी दिया जाता है, और इसके साथ सेंट्रल एयर कंडीशन और बड़े अच्छे से होते हैं। तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एंटीनेटल बुकिंग और ये सारी चीज़ों का, तो हमें जो है वो उसको बड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और उसके लिए हमारा बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, और हमारा बड़ा लेस कॉम्प्लिकेशन रेट है, इसी वजह से कि हम राइट टाइम के ऊपर डिटेक्ट करते हैं और राइट टाइम। बहुत अच्छी बात है जी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हमारे रूरल एरियाज़ में आजकल बच्चियों में जो ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ये ऑपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा डेथ की कॉस्ट बढ़ रही है, रेशो बढ़ रही है, या नंबर्स ऑफ डेथ बढ़ रही है कह सकते हैं। उनके यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है क्या? वहाँ पर वही वो सिस्टम है, दाई सिस्टम और ये सारा कुछ, हॉस्पिटल तक जाते जाते वैसे ही वो यानी कि या बच्चे यानी वेस्ट हो जाता है या माँ। तो ये, और जबकि यहाँ पर भी शहरों में भी ऐसे ही है, रूरल एरियाज़ में के अलावा अर्बन एरियाज़ में भी ऐसे हैं।
आप शेख ज़ायद की अगर हम बात ना करें से हट के भी देखें, यहाँ पर यानी कि बच्चियों में मौत बहुत हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान, ये क्या वजह है? देखिए, अगर हम दो हिस्सों में स्प्लिट करें ना, एक तो है मतलब कि शहरों में जिस तरीके से लाहौर है, ये तो अब काफ़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल हैं, टर्शरी केयर यूनिट्स हैं, तो यहाँ के ऊपर तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पेरिफेरी में चले जाएं तो वही चीज़ हो जाती है जो ज़रा गांव में है, लोग कम आते हैं, वो हो सकता होता है कि वो दाइयों को दिखा रहे हों और वो प्रॉब्लम हो जाए। अदरवाइज़ शहरों में तो अब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ कि एज़ कम्पेयर टू विलेजेस या पेरिफेरी ज़्यादा। अब पेरिफेरी में बल्कि हमारे पे ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है कि डॉक्टरों के पास जाएं, वो तो बड़ा ऑपरेशन करते हैं, पैसे देते हैं और फारा कर देते हैं, फैशन बन गया है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए, ठीक है, कुछ सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, लेकिन उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सिजेरियन सेक्शन रेट भी बढ़ गया है। उसमें बाद में बात करते हैं। अभी जो तरह आपने ये पूछा कि अभी पेरिफेरी में और जहाँ के ऊपर जो बच्चे या इस तरह की चीज़ें मर जाते हैं, माँ के हम कहते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी, के माँ का प्रेगनेंसी के दौरान उसकी डेथ हो जाए, और बच्चे की अगर अंदर डेथ हो जाए पेट के, तो उसे हम इंट्रायूट्राइन डेथ कहते हैं। तो उसके बाद अगर बच्चा हो के फौत हो जाए तो न्यूनेटल डेथ हमें कह देते हैं। तो पेरीनेटल होती है जो टाइम होता है डिलीवरी के थोड़ा एंड वाला और डिलीवरी के बाद वाला। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। अब मदर में मरने के जो है वो सबसे ज़्यादा जो हमारे प्रॉब्लम है ना वहाँ के ऊपर, एक तो ये है कि हमारे वहाँ को अनीमिया जो है, खून की कमी, इन्फेक्शन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी स्टिल लीडिंग काज है। इसके अलावा जो है वो ये होता है कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना प्रेगनेंसी में, शुगर का हो जाना। इसके अलावा अगर बेबी आड़ा है या उल्टा है, इस जगह उसकी नॉन डिलीवरी हो सके और वो उसके दौरान वो डेथ हो जाए, ये सारी चीज़ें हैं जो कि पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब इसकी के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे यहाँ के ऊपर है प्राइमरी केयर सेंटर्स हैं, फिर सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं, फिर टर्शरी केयर सेंटर्स आते हैं जहाँ के ऊपर सारे। तो हमारा ये सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं इसमें एजुकेट करने की ज़रूरत है प्राइमरी हेल्थ विज़िटर्स को। प्राइमरी हेल्थ विज़िटर और दाई टाइप जो इस तरह के लोग हैं, इनको ट्रेंड किया जाए एज ए पेरिफेरी के अंदर, और उनको एज ए प्राइमरी, चाहे वो घर घर जाएँ या वहाँ के ऊपर एक सेंटर बनाया जाए कि जो प्रेगनेंसी है या वो मदर जिन्होंने प्रेग्नेंट होना है, एक तो ये है कि उनको फोर्टिफाइड किया जाए आयरन और कैल्शियम, वो ज़रूरी है, ताकि उनका बिल्ड तो अच्छा हो ना। कि अगर उनको खून की डेफिशिएंसी हो, ये ना हो कि फ़ौरन ही वो पहले ही डेफिशिएंसी हो और वो सह ही ना सके चीज़ों को। इसी तरीके से कि उनको हैंडल करना स्टरलाइज्ड वे से, कि ये ना हो कि इन्फेक्शन से मर जाए। ये तो दो चीज़। इसके अलावा स्क्रीन आउट, उनको बेसिक्स इस तरह की चीज़ें हों, उनको ये पता चल जाए कि इनमें ये अगर ब्लड प्रेशर किसी में ज़्यादा है या शुगर ज़्यादा है, वो प्राइमरी टेस्ट करके, और या ये है कि बेबी वो समझ रहे हों कि कोई प्रॉब्लम है कि ये बेबी नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता, वो चाहे आड़ा है या कोई और कोई रीज़न है उसकी, कोई ट्यूमर है, कोई मैस है, कोई इस तरह की चीज़ है कि वो नहीं नॉर्मल डिलीवर हो सकता है, तो वो आगे टर्शरी और सेकेंडरी या टर्शरी केयर सेंटर्स में उनको भेजें ताकि वहाँ के ऊपर वो केयर हो सके। तो इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट अदारे, इन सब को मिल के ये सारी चीज़ें करेंगे तो इसके ऊपर सबसे प्राइमरी तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस तरीके से ट्रेन किया जाए। पेरिफेरी में कर रही है गवर्नमेंट, ऑलरेडी सेंटर्स हैं उधर डॉक्टर जी, साहब। लेकिन वो जो आपने वही बात की ना, आयरन की कमी, खून अनीमिया वगैरह, ये तो एक वर्ल्ड के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में ज़्यादा भी है, क्योंकि लोगों को खुराक नहीं मिल रही ना, और कुछ बच्चे ज़्यादा होने की वजह से भी है वहाँ पर रूरल एरिया में, ये है प्रॉब्लम। एक तो जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव जी मेजर्स, वो हमें पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरी दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान या एशिया में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस करें, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बहुत सारे गलत जो हैं वो परसेप्शंस हो जाती हैं। तो उसमें उलमा हज़रात बीच में कभी कोई फतवे आ जाते हैं, ये इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसमें उलमा को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, दूसरे ऑफिशियल्स को भी इन्वॉल्व करें और उनको समझा के कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव
ये नहीं है कि आप बच्चे ना पैदा करें। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब ये है कि आप टाइम के ऊपर पहले आप हेल्दी मदर हो, हाँ, तो वो प्रिपेयर हो ताकि वो हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सके। उतनी देर के लिए वो अपनी, जैसे कहते हैं ना कि ये कुरान मजीद में भी है कि आपकी खेती है, हाँ, तो आप इसमें इसको यूटिलाइज करें। तो खेती, जिस वक्त आपका खेत होता है तो आप क्या करते हैं, उसको पहले प्रिपेयर करते हैं, उसको खाद देते हैं, उसको गोडी करते हैं, और उसके बाद उसको फसल अच्छी देती है। तो पहले आप अपनी मदर्स को, अपनी जो हैं ख़वातीन हैं, उनको प्रिपेयर करें, वो इस काबिल हों। ये ना हो कि एक उधर डिलीवरी, हमारी डिमांड ये होती है कि अगर किसी की बेटियाँ हैं तो जल्दी से बेटा हो, या जितने बच्चे ज़्यादा हों, तो वो आप उनको प्रिपेयर उतनी देर के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव होनी चाहिए ताकि वो पहले प्रिपेयर हों, वो फिट होंगी तो वो किसी प्रॉब्लम को विथस्टैंड कर सकेंगी, अदरवाइज प्रॉब्लम होंगे। इसी तरीके से जो स्क्रीनिंग टेस्ट है नॉर्मल बेबीज़ के लिए, वो भी उनको अगर कोई ऐसा रिस्क फैक्टर हो, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो पेरिफेरी से अगर वो आगे किया जाए, सेकेंडरी अगर आगे रेफ़र किया जाए, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। इवन आप एनीमिया की बात कर रहे हैं ना, अब हमारा शेख जायद सेंटर जो कि मिड ऑफ द सिटी, जहाँ के ऊपर बड़ा इस तरह की चीज़ें, और जहाँ के ऊपर पेशेंट भी कुछ रिलेटिवली बेहतर क्लास आती है, इन स्पाइट ऑफ दैट अनीमिया, मेरा ख्याल है कोई 60 to 70% ऑफ द एंटीनेटल पेशेंट में अनीमिया होता है। अब उसकी वजूहात अगर मैं आपको कहूँ तो एक तो ये वजह है हमारा, हम डाइट से एक्सट्रैक्ट कर जो हमारा डाइट खाने का स्टाइल है, जो पकाने का स्टाइल है, हम आयरन उसमें रहने नहीं देते, वो वैसे मर जाते हैं पका के, तो इस तरीके से। और फिर हमारा जो एक एटीट्यूड है ना, वो एक जनरल परसेप्शन, वो क्या है, दूध के साथ की चीज़ लेनी है। हाँ। और आगे बताइए कि आयरन और दूध अगर साथ लें तो वो अब्जॉर्ब ही नहीं होता। तो हमारी एक तो ये सारी उसको लेने का तरीका ठीक है, और डाइट हमारी चीज़ें हैं, हम जिन चीज़ों में आयरन है वो कम इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, और जो हम आयरन फोर्टिफाइड देते भी हैं वो भी लोग सही तरीके से नहीं ले रहे, या ले नहीं रहे होते, या फिर ये है कि वो गलत तरीके से ले रहे होते हैं। तो उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि एनीमिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं। अब यहाँ के ऊपर अगर कोई चीज़ें फिर भी होती हैं टर्शरी केयर यूनिट्स में या लाहौर में, जैसे आप कहें, यहाँ के ऊपर भी ये नहीं है कि मिस मदर भी मर सकती है, लेकिन यहाँ के ऊपर रिलेटिवली कम चांस होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरिफेरी। यहाँ के ऊपर राइट टाइम के ऊपर इंटरवेंशन, अगर एंटीनेटल वेरी स्टार्ट डे से डॉक्टर के साथ होता है थोड़ा सा इंटरेक्शन। हाँ जी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें अगर वो रेगुलर चेकअप करवा रहे हैं तो यूजुअली वो जिस वक्त भी हमें पता चलता है डॉक्टर को कि अब ये प्रेगनेंसी में समथिंग इज़ रॉन्ग, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाता है। तो इन स्पाइट ऑफ दैट मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, फिर भी इंसिडेंसेस ऑफ एंड ऑन बीच में हो जाते हैं, उसकी डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम होता है अगर आप प्रॉपरली दिखा। तो मदर को भी ये चाहिए कि वो रेगुलरली दिखाएं ज़रूर, चेकअप कराते बीच में ये होता है ना कि बीच में दिखाते नहीं हैं, वो कहते हैं दिखाने की ज़रूरत क्या है। और हमारे जनरल परसेप्शन होती है, और जी लड़कियां जो है ये हमने तो 8-8 10-10 बच्चे पैदा किए हैं घर में, तो ये अब जाएं तो आप कहते हैं कि वो नहीं है बच्चे दो। हाँ, जो मैं कह रहा था ना, सेक्शन रेट कब ज़्यादा हो रहा है, उनमें एक चीज़ ये भी हो रही है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट भी नहीं कर रहे। उनको यही नहीं बता रहे कि नॉर्मल एक फिजियोलॉजिकल एक तो प्रोसेस है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, इसमें डरने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसमें एक अगर नॉर्मल डिलीवरी होनी है तो इसका एक टाइम पीरियड 8 से 10-12 घंटे लग सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। उसमें पेन भी होती है। हाँ, पेन के लिए देर आर डिफरेंट वेज टू कंट्रोल द पेन, लेकिन उसमें पेन होगी। अब दूसरी माएँ ये कहती हैं जी हमने तो 8-8 10-10 बच्चे पैदा किए हैं, हमने तो कोई टीका नहीं लगवाया, हमने नहीं एपिड्यूरल लगवाना या कमर में टीका नहीं लगवाना, उससे तो ये हो जाता है वो हो जाता है। लेकिन जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ के ऊपर लगाना चाहिए, उससे बल्कि नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेन कंट्रोल भी वो भी इफेक्टिव होने चाहिए। और बच्चे खुद भी, आप तो बच्चियाँ खुद भी आ जाती हैं हमने नहीं ऑपरेशन करवाना, हमने नहीं नॉर्मल डिलीवरी करवानी, हमारा ऑपरेशन कर दें। और दूसरी तरफ ये भी होता है कि जहाँ के ऊपर इंडिकेटेड ऑपरेशन होता है, हमारे पास ऐसे एक दफ़ा पेशेंट हमारे पास जहाँ पे ऊपर आ गए, वो उसके जो फादर है वो ये कहेगी कि मेरे तो पीर साहब ने कहा ये नॉर्मल डिलीवर होनी है, और उसके फीटल हार्ट बिल्कुल डेथ के करीब बा मदर की। उसे मैंने कहा यार ये बाद में पीर साहब से पूछ लेना कि नॉर्मल होना या नहीं होना, इस वक्त तो बच्चा आपका मर रहा है, कुछ रह गया। इसको लोगों की परसेप्शन ऐसे होती है कि नहीं जी ये तो लेकिन इसमें मैंने देखा है स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, यूके और यूरोप में, वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरीज को ज़्यादा यानी प्रेफर किया जाता है, और होती यानी कि ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज होती है। हमारे यहाँ की वाली बात है, डिफरेंट रीजंस हैं उसमें, कोई फैशन भी ट्रेंड भी बन गया डॉक्टर्स की साइड से भी
और पेशेंट की साइड से भी, ठीक है। जैसे आपने कहा कि लड़कियां हमारी जो आ रही हैं वो खुद कहती है कि भी आप वो सजीरियन कर दें या जो भी इस तरह से, इसे अवॉइड करना चाहिए। वैसे नॉर्मल डिलीवरी के ज़्यादा आप समझते हैं कि फ़ायदे हैं? नहीं, देखिए नॉर्मल डिलीवरी हमेशा जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ है उसको प्रेफर करना चाहिए, लेकिन व्हेन देयर इज़ ए रिस्क टू द मदर और द फीटस फॉर नॉर्मल डिलीवरी देन देयर इज़ अल्टरनेटिव वे, उसको करना चाहिए जहाँ के ऊपर ज़रूरी हो, लेकिन पहले डिलीवरी को ही, नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रेफर करना चाहिए। ये नहीं है कि आप सिजेरियन सेक्शन, अब सिजेरियन सेक्शन में ये देखिए जैसे मैंने कहा सिजेरियन सेक्शन राइज़ होने के बहुत सारी वजूहत हैं। उनमें एक तो रीज़न ये हो सकती है कि जिस वक्त लोग थोड़ा सा प्राइवेट छोटे छोटे क्लिनिक में जिस वक्त दिखा रहे होते हैं ना, तो वहाँ के ऊपर वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती। अब उसमें ये होता है कि जिस वक्त तो वो शाम जब रात होती है ना, उस वक्त तक वो कोशिश करते हैं कि हो जाए। जिस वक्त शाम से रात होना शुरू होती है ना, उनको भी पता होता है कि रात के टाइम कोई इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो उनका होता है कि यार इसको फ़ारग करो, इसको ऑपरेशन करो, इसको फ़ारग करो। या फिर ये कि छोटे हॉस्पिटल भी हैं, उनमें वो स्टाफ जो पीछे जो डॉक्टर होते हैं वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते उनके ऊपर, या जो कंसल्टेंट जिसका वो पेशेंट है उनके ऊपर इतना बिलीव नहीं होता कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो हमें राइट टाइम के ऊपर बता दें। उनको अगर डाउट होंगे तो वो उसका बेहतर होगा, वो कहेंगे यार इसका ऑपरेशन ही करके इसको फ़ारग कर दें। लेकिन जो हॉस्पिटल हैं, जो हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट सेटअप भी है जहाँ के ऊपर प्रॉपर सेटअप है, वहाँ के ऊपर इस तरीके से नहीं होता। वहाँ के ऊपर प्रॉपरली देखते हैं, और यहाँ के ऊपर ज़रूरी हो जिसमें फीटल डिस्ट्रेस, बेबी की हार्ट बीट का कोई प्रॉब्लम हो जाए या बेबी ना एक हमारे पैरामीटर्स होते हैं उसके मुताबिक प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो देन वी हैव टू इंटरवेंशन, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होंगे। इस वजह से एक ये भी रीज़न है कि भी पेशेंट को या मदर्स को प्रॉपर गाइड करना, उनको काउंसल करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये बेसिकली चीज़ ही यही है, एजुकेट करना। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर इकरम साहब हैं, और इस वक्त हम लेंगे एक शॉर्ट सा ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। नहीं, दिस इज़ एक प्रोसीजर है जिसमें कि जो है इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि खिलाफ शरिया या इस तरह की चीज़ हो। अगर जो सिंपल जो होते हैं ना टेस्ट ट्यूब बेबी, जो आम टेस्ट ट्यूब बेबी, उसमें तो देखें करते क्या हैं, बेसिकली ये करते हैं कि मदर के जो है वो एग्स जो हैं वो उनको कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं, एग्स को ज़्यादा उसमें स्टिमुलेट करते हैं, वो एग्स निकाल लेते हैं। वो निकाल के जो उन्हीं का जो हस्बैंड होता है उनके स्पर्म लेते हैं, ठीक है, और वो लेबॉर्ट्री के अंदर स्पेशल मीडियाज़ होते हैं जिसमें वो आपस में उनके मिल। जी डॉक्टर साहब, वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पूछने वाला हूँ। बड़ी मुखालफत भी थी, यानी कि पाकिस्तान में हमारे उलमा हज़रात की तरफ से भी, और एक टाइम आया वो सब लोग उससे एजुकेट भी हो गए, समझ भी गए। टेस्ट ट्यूब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, शुरू में जिस वक्त टेस्ट ट्यूब बेबी आया तो उस वक्त इसकी मुखालफत ज़्यादा थी। फिर उलमा को भी जो है वो गाइडेंस प्रॉपर, क्योंकि जब शुरू में जल्द चीज़ होती है, जैसे कोरोना वायरस हमारे आया तो वो उसके बारे सारी चीज़ें नहीं पता होती कि क्या क्या है, ऑब्जर्व भी नहीं कर सकता बंदा। तो वो उनको बताया गया कि टेस्ट ट्यूब बेबी बेसिकली होता क्या है या किस तरीके से होता है। तो फिर वो इन द मीन टाइम फिर सारे वो जो भी ऑथेंटिकेटेड हमारे उलमा हैं या जो अदारे हैं उनसे जो है वो सर्टिफिकेशन ली गई कि नहीं, दिस इज़ एक प्रोसीजर है जिसमें कि जो है इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि खिलाफ शरिया या इस तरह की चीज़ हो। अगर जो सिंपल जो होते हैं ना टेस्ट ट्यूब बेबी, जो आम टेस्ट ट्यूब बेबी, उसमें तो देखें करते क्या हैं, बेसिकली ये करते हैं कि मदर के जो है वो एग्स जो हैं वो उनको कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं, एग्स को ज़्यादा उसमें स्टिमुलेट करते हैं, वो एग्स निकाल लेते हैं। वो निकाल के जो उन्हीं का जो हस्बैंड होता है उनके स्पर्म लेते हैं, ठीक है, और वो लेबॉर्ट्री के अंदर स्पेशल मीडियाज़ होते हैं जिसमें वो आपस में उनके मिलाते हैं और उनको लेबॉर्ट्री में स्पेशली रखा जाता है। और उसके बाद वो एक स्टेज होती है जिसके ऊपर उनको लेके तो दोबारा बच्चेदानी के अंदर, माँ की बच्चेदानी के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, ये एक सिंपल है। इसमें यह है कि एग भी माँ का है, स्पर्म भी उनके हस्बैंड के हैं, तो उसकी वजह से वो कर देते हैं। हाँ, कुछ ऐसे प्रोसीजर बाहर तो होते हैं लेकिन जो कि यहाँ के ऊपर हम जाहिर नहीं कर सकते, कि जैसे वहाँ के ऊपर होता है कि अगर किसी के मेल में एज़ोस्पर्मिया मीन कि स्पर्म है ही नहीं किसी वजह से, अब वो स्पर्म नहीं है तो जाहिर है फिर वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी और के स्पर्म तो हम इस्तेमाल जो कि जायज़ नहीं है। तो ये
बाहर ये होता है कि बाहर वो इस चीज़ के नहीं हो, वहाँ के ऊपर तो स्पर्म बैंक बने हुए हैं तो वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो लेकिन ये इस लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से अगर एग फॉर एग्जांपल एग जो है वो मदर का नहीं बन रहा तो एग किसी और का इस्तेमाल कर लिया जाए, वो भी जायज़ नहीं, वो भी इस तरीके से जायज़ नहीं होता। तो ये वाली चीज़ें जो हैं, ये वाली मिसपरसेप्शन है लोगों में, ज़्यादा मिसपरसेप्शन है बेसिकली कि ये नहीं है। लेकिन जो और इसमें ये देखें, एक ये डर ज़रूर होता है, ये खौफ ये भी होता है जो या लोग ये कह देते हैं नहीं जी वो तो लेबॉर्ट्री में, आपको क्या पता कि वो किसी और का एग इस्तेमाल कर लें, किसी और का स्पर्म इस्तेमाल कर लें, लेकिन ऐसे नहीं होता। वो ये है कि देखें ये चीज़ तो कोई भी किसी की गारंटी नहीं दे सकता होता, इस तरह की सारी चीज़ें। वो तो देखें हमारे पास भी ऑपरेशन होता है अंदर, तो ये अल्लाह के ऊपर बिलीव होता है या उस डॉक्टर के ऊपर बिलीव होता है, और ये उस डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हमारी जो टेस्ट ट्यूब बेबी या इस तरह के जितने भी सेंटर हैं उसमें ऐसे नहीं होता कि कोई भी, इतने ज़्यादा बैरियर्स होते हैं ये देखने के लिए के ये एग के उसके ऊपर टैग लगते हैं, उसको प्रोसेस प्रॉपरली उसको रखा जाता है, मेंटेन, यानी बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और उसमें ऐसा नहीं होता गलती के मतलब के चांसेस ही नथिंग होना चाहिए कि बेस में कि भी वो हो। और इसी तरीके से ये सारी बड़ा कॉन्फिडेंशियल और बड़ा एक मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और इसके अलावा जो बाकी आगे आ जाती हैं, जेंडर सिलेक्शन आ जाती है या सरोगेसी आ जाती है, जिस तरह का उनके एक अपना एक चीज़ें हैं। तो डॉक्टर साहब कितना सक्सेस रेट है इसका पाकिस्तान में? देखिए जो जितने भी दुनिया में भी सेंटर हैं इस वक्त ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट ट्यूब बेबी में प्रेगनेंसी हो या नहीं। उसमें मदर की मेन जो है वो एज और क्वालिटी ऑफ एग्स और जाइगोट की क्वालिटीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन एज एन होल जो लिया जाए तो 20 to 30% चांस होते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के सक्सेसफुल होने के, और इससे आप ये कह सकते हैं कि 70 to 80% चांसेस हैं कि ना होने के। हाँ जी, ठीक है, एक अटैम्प्ट जब करते हैं। लेकिन उसमें ये भी होता है कि अब क्योंकि एग्स ज़्यादा हम रिट्रीव करते हैं तो वो हाफ द प्राइस जो है ना वो तकरीबन ड्रग्स के लिए लगते हैं, स्टिमुलेशन करने के लिए और एग्स को निकालने के लिए। तो वो अगर ज़्यादा एग मिल जाए तो एग फ्रीज़ किए जा सकते हैं, उनको स्टोर किया जा सकता है। तो जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है वो फिर कम पैसों में हो जाए तो वो कम चार्ज लगते हैं। तो इस वजह से जो है वो अगर एक दफ़ा फेल होता है तो एग्स अगर पड़े हुए हैं तो एग्स वही वाले जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं अगर आप कर सकते हैं। तो वो ये भी जो है इससे कास्ट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में आजकल आप क्या देखते हैं कि क्या एवरेज है एक मेल और फीमेल की, यानी कि प्रेगनेंसी होने की एवरेज एज मैक्सिमम? देखिए जो बाकी तो अल्लाह ताला की तरफ से सब कुछ है, लेकिन एक हमारे स्टैटिस्टिकली जब देखते हैं ना, पहले हम फीमेल को लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि 35 ईयर के बाद कंपैरेटिवली प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। एक तो एज के साथ साथ ब्लड प्रेशर होना, शुगर होना या और मेडिकल प्रॉब्लम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो ओवरीज में एक प्रोसेस हो रहा होता है जिससे जो है ना वो ज़ाया भी हो रहे होते हैं एग्स, या एक एजिंग प्रोसेस होता है। जी आप ये समझ लें। तो उसके साथ साथ उसमें प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल बेबी होने के या प्रेगनेंसी ना होने के कंपैरेटिवली चांसेस बढ़ जाते हैं। ये नहीं है कि हर कोई एबनॉर्मल होगा या कोई इस तरह है, लेकिन कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू यंगर एज रिस्क जो है वो बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी ना होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। और लेकिन प्रेगनेंसी जो है वो तो 45 तक भी हो सकती है, 55 तक भी जा सकती है। वो 55 क्योंकि हमारे यहाँ के ऊपर जो एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज है ना वो हम होती है 51 ईयर ऑफ एज एवरेज, 51 ईयर ऑफ एज मीन एज है जिसमें कि ओवरीज अपना काम ख़त्म कर देती हैं, दैट इज़ एज ऑफ मेनोपॉज। उससे 3-4 ईयर्स पे हम पेरीमेनोपॉज एज कहते हैं, 3-4 ईयर्स बिफोर ही प्रोसेस वो कम होना चाहिए। तो वो आप बहुत एक्सटेंड करें तो 45-46 तक हो सकती है प्रेगनेंसी, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स जो है वो मेल में भी सर ऐसे ही है? अच्छा, एक तो ये तो फीमेल का, मेल में कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है।
कि कोई उसमें ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से जैसे इम्यूनोपॉज हो जाता है ना कि पीरियड बंद हो जाते हैं, ओवरीज अपना फंक्शन बंद कर देती हैं। मेल में इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं होता कि जिसमें कि एंड्रोपॉज इस तरह की कोई चीज़ स्पेसिफिक हो जाए कि वो स्पर्म जो है वो उसकी प्रोडक्शन ही बंद हो जाए। कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, ठीक है। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी क्वालिटी ऑफ स्पर्म और इसमें कोई इस तरह का या क्वांटिटी ऑफ फंक्शन सेक्सुअल एक्टिविटी वो ज़रूर ज़्यादा हो सकता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लेकिन कोई सेट इस तरह की एज नहीं है कि हम उस पर कह दें कि ये नहीं हो सकता। लेकिन वो स्पर्म मेटाजेनेसिस जो है वो कंटिन्यू रहती है, उसकी कोई ऐसी एज यानी कि वो चल सकती है। गुड, चल सकती है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा प्रोग्राम था ना आज ख्वाबों से तबीर तक का, जिसमें आप गेस्ट थे, हमारे नाज़रीन को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी अबाउट प्रेगनेंसी और गायनी के जो आपने प्रॉब्लम्स बताए हैं, लाइफस्टाइल की जो चीज़ें बताई हैं कि इस तरह से होना चाहिए। फिर टेस्ट ट्यूब बेबी का जो एक आम परसेप्शन था लोगों के माइंड में गलत था, उसको आपने क्लियर किया है, ठीक है। और लास्ट वन जो आपने क्वेश्चन बताया कि एज कहाँ तक जानी चाहिए, ये अमूमन लोगों को नहीं पता हमारे यहाँ, ठीक है। और लोग वही वाली बात ब्लेमिंग गेम है एक दूसरे के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रोग्राम होगा, लोगों तक जब जाएगा और लोग उससे बहुत ही मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और इस सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा कई, और उसके ऊपर हमने खुल के बात की। जी बिल्कुल। और मैसेज सिर्फ जो है ना वो एक ही है कि हमारी स्पेशलिटी हो, चाहे गायनी ऑप्स हो या दूसरी सारी चीज़ें हों, एक है मेहनत, वो है आपने तवक्कल अल्लाह पे रखते हुए एक अपनी किसी भी स्पेशलिटी में है आप उसमें मेहनत करें और सच्चाई का दामन कभी ना छोड़ें, ठीक है। और अल्लाह पे तवक्कल करते हुए आपने मेहनत करें और इसमें लर्न करें, और ये कभी नहीं हो सकता। ये मेरे स्पेशली जो हमारी किसी भी डॉक्टरी में या किसी भी फील्ड में जो यंग बनते हैं ना, जैसे हमारे भी गायनी ऑप्स में है जो यंग कंसल्टेंट बनते हैं, जिस वक्त हमें कहते हैं ना FCPS का हमारी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की FCPS कर लिया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ना तो उनके पास कोई जॉब होती है यूजुअली, यहाँ के ऊपर वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अब हम करें क्या ना, जो इस तरह की चीज़ें। तो सब्र का दामन ना छोड़ें, डेडिकेशन के साथ आप काम करें तो ज़िंदगी में हर चीज़ आपको मिलेगी। नो डाउट डॉक्टर साहब, ये तो ज़िंदगी का एक हसीन असूल है। बस आप मेहनत करें और डेडिकेशन के साथ, और कोई जल्दी नहीं करें, अल्लाह पे तवक्कल रखें और सच्चाई के साथ काम करते रहें। कोई वजह नहीं है कि आप आगे ना बढ़ सको। और उसकी ज़िंदा मिसाल हमारे साथ सामने प्रोफेसर इकराम साहब हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको इसी तरह हंसता खिलता रखे। डॉक्टर साहब आज आप हमारे स्पेशल गेस्ट थे, जो हमारे स्पॉन्सर कंपनी है मॉडल स्टील। मॉडल स्टील का मैसेज भी पाकिस्तान के मुस्तहकम करना और पाकिस्तान के बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना है और मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना है। उन्होंने सर आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भेजे हैं जो आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि आप मॉडल स्टील के गेस्ट बने थे। अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। Model Steel, model of strength.